80 के दशक में मैनपुरी, इटावा, भिंड, मुरैना से लेकर चंबल के बीहड़ों तक डाकुओं की तूती बोलती थी। डाकुओं ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। समाज की तरह गिरोह भी जातियों में बटा था। जो प्रताड़ित जातियों के लोग थे वो अन्याय के खिलाफ ऐसे गिरोह को ज्वाइन करते जिसका सरगना पिछड़ी जाति का ही होता। दबंग जातियां अपना रौब कायम रखने के लिए गिरोह बना लेती। इसी तरह का एक गैंग था संतोषा गैंग। इसका सरगना ठाकुर था और उसके साथ काम करने वाले भी अधिकांश ठाकुर ही थे। दलितों और पिछड़ों से इनका 36 का आंकड़ा था। लूट, हत्या, डकैती इनका पेशा था। मैनपुरी, इटावा में इनकी तूती बोलती थी। पुलिस परेशान थी और इन पर नकेल कसने की कोशिश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर संतोषा गैंग के 2 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैंग को शक था कि दिहुली के दलितों की मुखबिरी से गैंग के लोग पकड़े गए हैं। फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। तब मैनपुरी का और अब फिरोजाबाद का दिहुली गांव, तारीख 18 नवंबर 1981, समय शाम के करीब 5 बजे। नवंबर में ठीक ठाक ठंड तब पड़ने लगती थी। अंधेरा होते ही लोग घरों में दुबक जाया करते थे। मौका देखकर संतोषा गैंग के डाकुओं ने दिहुली को चारों ओर से घेर लिया। जो मिला उसे मारते गए। कोई छप्पर पर छुपने गया तो डाकुओं ने उसे वहीं गोली मार दी। कुल 24 लोगों की जान ले ली गई। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी और पुरुष भी थे। कई लोग घायल भी हुए। पूरा गांव लाशों से पट गया। चारों तरफ खून ही खून। किसी की लाश घर में पड़ी थी तो किसी की आंगन में। सुबह होते ही आक्रोश फैल गया। दलित और ठाकुर आमने सामने आ गए। आंच दिल्ली और लखनऊ तक भी पहुंची। केंद्र में इंदिरा गांधी की और यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। मीडिया में खबर छपते ही बवाल मच गया। बात इतनी बढ़ी कि इंदिरा गांधी को खुद गांव जाना पड़ा। बीपी सिंह भी गए। गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह भी पहुंचे। आज उसी मामले में मैनपुरी की अदालत ने कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई है। 24 दलितों को घेर कर गोलियों से भून देने वाले उस नरसंहार के समय का समाज कैसा था? किस तरह इस घटना ने तब की इंदिरा गांधी और सीएम बीपी सिंह की सरकार को बैकफुट पर ला दिया था? कैसे ठाकुर बनाम दलित की लड़ाई ने सुर्खियां बटोरी थी? उस घटना के बाद डाकुओं पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या किया गया था? इन सब पहलुओं पर बातचीत करने के लिए दिहुली कांड की रिपोर्टिंग कर चुके कई अखबारों के संपादक रहे श्री शंभुनाथ शुक्ल जी से हम बातचीत करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे तब हुआ क्या था। बहुत बहुत शंभुनाथ शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार। सबसे नमस्कार सर। सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं कि आपने उस घटना की रिपोर्टिंग की थी। उस घटना के बारे में बताने से पहले एक बार उस इलाके के समाज के बारे में जानना चाहेंगे कि वो समाज कैसा था? डाकुओं की तब तूती बोलती थी, क्या था, कैसे थे लोग, कैसे पुलिस कैसे काम करती थी, नेता कैसे काम करते थे, और कैसे इन लोगों का वर्चस्व इतना बढ़ गया था कि वो एक नासूर बन गया था? सर इसके बारे में पहले एक बार बताएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी यानी 1981 के शुरू में जी। मैं दैनिक जागरण कानपुर में था। तब दैनिक जागरण कानपुर से ही निकलता था। उसका रोविंग करस्पॉन्डेंट था। मेरे पास 3 जिले थे, एक एटा, सुल्तानपुर और हमीरपुर। इनमें एटा और हमीरपुर दोनों डकैत प्रॉब्लम थे। इसके कुछ दिनों पहले यानी 1980 के लास्ट में जब मेरे ख्याल से वीपी सिंह मुख्यमंत्री जैसे ही बनाए गए हैं, उन्होंने एक काम किया कि जो डकैत प्रभावित जिले थे 10 पीड़ित जिलों में एसएसपी की पोस्टिंग की। उसके पहले एसएसपी नहीं होता था, एसपी ही होता था, ताकि अच्छा। थोड़ा सा जो ये छोटे जिले हैं डकैत प्रभावित हैं उसमें पुलिस कुछ ज्यादा मनोबल के साथ आए। बड़े तेज तर्रार पुलिस अफसर नियुक्त किए गए थे। संयोग था कि मोस्टली ये ठाकुरी थे। उन पर जी। दबाव भी रहता था कि भाई हमें कुछ करना है, यानी जो नई समस्या पैदा हो रही डकैतों की उनको खत्म करना है। इसके पहले के जो इस इलाके में डकैत थे, खासतौर पे चंबल के इलाके में और इटावा से जुड़े हुए इलाके में, तहसीलदार सिंह या मान सिंह मारे जा चुके थे। उनका बेटा तहसीलदार सिंह जेल गया और सरेंडर कर चुका था। मोहर सिंह, माधो सिंह सरेंडर कर चुके थे, इनको जेपी ने कराया था जी। जी। 1972 में। जी। उसके बाद जो दशक आया है, उसके बाद का जो समय आया है, उसमें पिछड़ी जातियों से कुछ लोग उभरे। जैसे अनार सिंह यादव, उसी एटा जिले में, एटा मैनपुरी में ऑपरेट करता था। छवि राम यादव, बड़ा आतंक था। ये डकैत उभर के आए। इधर जो इटावा यानी इटावा और भिंड के बीच का इलाका था चंबल, इसमें उस्मान नाइन या ये विक्रम मल्ला और फूलन देवी उभर के आई थी। तो अब ये दोनों डकैत थे, एक को तो शरण देता था या एक को मदद करता था सवर्ण जातियों के लिए, दूसरे को मदद करती थी वो जातियां जो पिछड़ी या इंटरमीडिएट कास्ट कहा जाता था। तब पिछड़ी जातियों का कंसेप्ट नहीं था। लोहिया जी ने इंटरमीडिएट कास्ट कहा था, यादव, कुर्मी और लोध।
वेस्टर्न यूपी में आप जाट समझ सकते हैं और गुर्जर समझ सकते हैं। ये जातियां खेती से मजबूत थी और मेहनती थी, पैसा भी इनके पास आ गया था। जब ताकत होती है तो हर आदमी चाहता है कि हमारा अपना कोई नेता हो। नेता बनता है रॉबिनहुड की छवि से, यानी बाहुबली छवि बननी शुरू हुई थी। तो ये वो दौर था जब हर जिले से कोई, हर जात से कोई ना कोई बाहुबली आ रहा था। ये एक तरह से सवर्ण कही जाने वाली जातियां जो थी उनका पराभव का काम। गांव जो है, गांव से जो सवर्ण जातियां थी मोस्टली तो गांव से चली गई थी, छोड़ छाड़ के शहरों में आ गई थी। लेकिन ठाकुर जातियां थी जो भी बनी हुई थी, उनके पास ताकत भी था, खेती भी थी, लेकिन खेती धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो एक तरह से दो ऐसी जातियों की लड़ाई थी जिसमें वर्चस्व का कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा गांव में। इसमें निशाना बनता था दलित। उसको मार करके हम कब ये जातियां कह सकते, देखा इतने लोग मारे। ये जो बाहुबली की इमेज बनती है वो तभी से बननी शुरू हुई। तो एटा में उस समय एसएसपी थे, तेज तर्राक अफसर थे, बाद में डीजीपी हुए विक्रम सिंह, आजकल भी टीवी पे छाए रहते हैं। और मैनपुरी में थे कर्मवीर सिंह, ये दोनों एसएसपी, वो भी डीजीपी बने। दोनों का बड़ा जलवा था और माना जाता था कि बड़े तेज तर्राक अफसर हैं, कर्मवीर भी और यहाँ विक्रम सिंह। इस तरह कई जिलों में इस तरह के अधिकारी नियुक्त किए गए। और दोनों ठाकुर हैं जी जी, दोनों ठाकुर हैं संजोग, दोनों ठाकुर हैं। कर्मवीर सिंह सिख थे। अच्छा जी जी, ठीक है। दोनों का इतना रौब-दाब था, कुछ भी कर सकते थे, मतलब मार दो गोली। तो मैंने तो देखा कि जो एटा में खासतौर पे कासगंज का इलाका जो अब एक अलग जिला बन गया है, उसमें गंगा किनारे का जो इलाका है, उसका नाम भी भूल रहा हूँ, वहां पे डकैत, आपको रोज एक डकैत मारा जाता था और रोज डकैत भी पलट के वार करते थे। तो इस तरह का एक डकैतों और पुलिस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसे समय में संतोषा ने मार दिया कि देवली में 22 सर्जन मारे थे, 2 शायद बाद में मरे, मुझे यहाँ तक याद है, क्योंकि 22 लोग तो उसी दिन मार गए।